प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही राजशाही दुर्व्यवस्था का परिणाम था। जैसा कि आपको पिछले कक्षा में बताया गया कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 के समय हुई। उस समय वहां पर जो है बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश के शासकों में लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां आदि शासक थे। इनके शासनकाल में यह क्रांति सन 1789 में हुई और इस क्रांति के कुछ कारण थे जिस कारण जो है यह क्रांति हुई। इस क्रांति के प्रमुख कारणों में सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और अन्य कारण रहे। इन कारणों में आपको सर्वप्रथम फ्रांस की राजनीतिक कारण के विषय में चर्चा किया जा रहा है। पिछले कक्षा में आपको निरंकुश राजतंत्र के विषय में बता दिया गया था। सात संक्षेप में आज पुनः जो है उसको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। निरंकुश राजतंत्र अर्थात उस समय राजा के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। राजा स्वेच्छाचारी था। राजा जनता पर अनेक प्रकार का कर, राजा के शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान थी। कुछ लोग जो समाज में उच्च वर्ग के लोग थे उनको कर नहीं देना पड़ता था, जबकि अन्य लोगों को कर को जो है देना पड़ता था। यह असमानता वह विद्यमान थी और राज कोष का जो खर्च होता था, राजा अपने परिवार के लिए जो खर्च करता था वह उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता था। राजकोष का दुरुपयोग हो रहा था। राजा राजकोष को पानी की तरह बहा रहा था। जब राजा का राजकोष खाली हो जाता था तो राजा फ्रांस की जनता के ऊपर अनेक प्रकार का कर, टैक्स लगा करके उनसे वसूल कराता था, जिसके कारण वहां की जनमानस अर्थात वहां की प्रजा ये असमानता और अनिश्चित कानून की वजह से परेशान हो गई, ऊब गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में दूसरा है अयोग्य राजा। अयोग्य राजा अर्थात राजा में प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव था, कार्य करने की
जो उसकी नीति थी वह जो है सुनियोजित नहीं थी बल्कि अनियोजित थी। योग्यता के अभाव के कारण राजा के समीपवर्ती, राजा के समीप रहने वाले पुरोहित, पादरी, सामंत ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा पहुंचा रही थी। तीसरा है मेरी एंतवानेत। मेरी एंतवानेत यह महिला है। मेरी एंतवानेत लुईस 16वें की पत्नी थी। वह ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। रानी श्रृंगार और दिखाव में व्यस्त रहती थी। रानी कुछ पाखंडी साधु संतों की वशीभूत हो गई थी। उनके ही आदर्शों, उनके कथनानुसार रानी कार्य करती थी। जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और क्रांति की ओर रानी का भी ले जाने में अमुक भूमिका थी। अगला है राज की अर्थव्यवस्था का। राज की अर्थव्यवस्था अर्थात राजा का अर्थव्यवस्था बुर्बो शासकों ने निरंकुश राजतंत्र में राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष के सार्वजनिक धन में कोई अंतर नहीं था। अर्थात कहने का तात्पर्य है बुर्बो शासक अर्थात वहां के राजा राज की संपत्ति और राजा की व्यक्तिगत संपत्ति में कोई भेदभाव नहीं करते थे। राजा अपने इच्छा अनुसार राजकोष का धन खर्च कर सकता था। राज परिवार का सारा खर्च बिना लेखा जोखा के राजकोष से होता था और इस कार्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। राजा और उसके दरबारियों को राज्य की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं था, जबकि विशेषा प्राप्त वर्ग को कर नहीं देने के कारण आय का स्रोत घट रहा था। विशेषा वर्ग प्राप्त व्यक्ति को कर नहीं देना पड़ता था, जिससे राज्य की आय की संपत्ति घट रही थी और राज्य आर्थिक संकट में डूब गया। और इस आर्थिक संकट के कारण पादरियों, सामंतों की सलाह मानने के लिए राजा बाध्य था और राजा प्रजा पर अनेक प्रकार की धार्मिक कर
अनेक प्रकार के कर लगाने के कारण जनता वहां के राजा का विरोध किया और अर्थव्यवस्था जो वहां की थी वह बिल्कुल चरमरा गई थी। अगला है अकर्मण्य राजतंत्र। अगला कारण है अकर्मण्य राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र के लिए शासन तंत्र का चुस्त रहना आवश्यक है। लुई 14वां अच्छी तरह शासन इसलिए चला सका कि वह योग्य शासक था। लुई 14वां अपने राज्य में अर्थात फ्रांस में अच्छी तरह शासन इसलिए चला सका था क्योंकि वह योग्य था, वह योग्य मंत्रियों का चुनाव कर सकता था। लेकिन संयोग से लुई 16वें को कोलबेर और रिस्लू जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं थे। जब कुछ मंत्री उपलब्ध हुए भी तो उनकी योग्यता की अवहेलना कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इस कारण भी फ्रांस की क्रांति का एक कदम और आगे बढ़ा। अगला है प्रशासनिक अराजकता। अगला कारण है, छठा कारण है आपका फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण में छठा कारण जो है प्रशासनिक अराजकता। अब इसमें देखें प्रशासनिक अराजकता में जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उस देश में जो शासन व्यवस्था होती थी वह कई वर्गों में विभाजित होती थी। केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर आदि अन्य स्तर पर जो शासन व्यवस्था संचालित होती थी। केंद्रीय स्तर का शासन केंद्रीय स्तर के केंद्रीय स्तर के शासन के अधीन प्रांतीय शासन व्यवस्थाएं थी। लेकिन तत्कालीन फ्रांस में प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था, लेकिन केंद्रीय सरकार कमजोर थी। अर्थात केंद्रीय शक्ति पर जोर दिया गया था, बल दिया गया था, लेकिन केंद्रीय बल कमजोर था। ऐसे हालात में स्थानीय प्रशासन में अराजकता आ गई थी। सारी निचली स्तर की जो शक्तियां थी मनमाने ढंग से कार्य कर रही थी, वह केंद्रीय शक्ति के अधीन नहीं रह गई थी। अगला है और आखिरी है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण की आखिरी कारण है भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस में जो उच्च पद हुआ करते थे, उच्च पद प्राप्त करने के लिए योग्यता का कोई महत्व नहीं था। उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए पैसे का महत्व दिया जाता था, अर्थात पैसे को देकर के उच्च पद को प्राप्त किया जाता था। योग्य व्यक्ति को वहां पर जो है उच्च
उच्च पद प्राप्त नहीं होता था। परिणामतः उच्च पद प्राप्त नहीं होता था। परिणामतः सरकारी अधिकारी भ्रष्ट और अयोग्य होती थी। एक बार और समझें, फ्रांस में उच्च पद प्राप्त करने के लिए योग्यता का कोई विशेष महत्व नहीं होता था। उच्च पद प्राप्त करने के लिए धन का प्रयोग किया जाता था, अर्थात धन दे करके उच्च पद को प्राप्त किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्ट नौकरशाही व्यवस्था, अयोग्य शाही व्यवस्था वहां प्रारंभ हो गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा की जाती थी। वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा किया जाता था। पर लेत्र द कासे, लेत्र द कासे, लेत्र द कासे यह एक प्रकार का कर है। लेत्र द कासे एक प्रकार सारी कर नहीं है, सारी एक प्रकार का वारंट है। यह वारंट है, वारंट। लित्र द कासे एक प्रकार का वारंट है, जारी कर किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में रखा जा सकता था। कानून का कोई विशेष महत्व नहीं था। इस प्रकार हम पाते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व राजतंत्र न केवल अयोग्य, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व राजतंत्र न केवल अयोग्य और निरंकुश था, बल्कि भ्रष्ट एवं अकुशल नौकरशाही द्वारा शासन करने की कोशिश कर रहा था। इस शासन प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नामो निशान नहीं था। जो शासन प्रणाली चल रही थी उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप था, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नामो निशान मिट गया था। इस क्रांति में सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। बुजुर्गा वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक चेतना आ रही थी, बुजुर्गा वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग में। लेकिन तत्कालीन निरंकुश राजतंत्र आके बंद कर सुधारों के प्रति लापरवाह था और किसी राजनीतिक सुधार के पक्ष में नहीं था। यह आपकी जो है बच्चों, यह आपकी फ्रांस की राज क्रांति की सारे राजनीतिक कारण जो है पढ़ा दिया गया आपको। और जो आपको न समझ में आता हो वह कमेंट करके अवश्य पूछें। अब आपको केवल इसका हेडिंग याद करने के लिए आपको, क्योंकि यदि आप इसका हेडिंग याद कर लेंगे तो आप इसका विस्तार से इसको आप लिख सकेंगे। यदि आएगा आपकी परीक्षा में कि फ्रांस की राज क्रांति के 4 कारणों का उल्लेख करें या 2 कारणों का उल्लेख करें या 2 कारण बताइए, तो आप इस हेडिंग को याद कर लेंगे
झेड़ी को याद करने के लिए सूत्र है, हेड़ी का पहला अक्षर याद करें, नी आ में, नी आ में रा नी आ में रा प्रभ, इसको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 और यहां भी आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इसका सूत्र हो गया आधा 3 3 नी आ में रा प्रभ, नी आ में रा प्रभ, नी से हो गया निरंकुश राजतंत्र, अ से हो गया अयोग्य राजा, में से हो गया मेरी अथवा अने, राज से हो गया राज की अर्थव्यवस्था, अ से हो गया अकर्मण्य राज तंत्र और प्र से हो गया प्रशासनिक अराजकता और भ से हो गया भ्रष्ट नौकर शाही तथा